देखो बेबी ध्यान से देखो, सबसे पहली का बात है तत्व क्या हो। ठीक, पहले पता क्या हुआ करता था दुनिया में, जहां भी तुम जहां तक तुम्हारी नजर जा रही, अब देखो नजर कहां कहां जा रही, ये जहां तक नजर जा रही सब चीज तत्वों की मिलकर बनी हुई, सब चीज तत्वों की मिलकर बनी हुई, जहां तक भी तुम्हारी नजर जा रही। अब देखो नजरें कहां कहां जाती है, आया समझ में? इस मसले की बात नहीं है, दांत न दिखाओगे, अभी मजाक के मूड बनिया है, सिर्फ हंसोगे, कमेंट नहीं करना है कोई भी, समझ की बात है। तो यहाँ आसपास ये देखो मेरे पास हाथ बक बारह ना, ये भी बहुत सारे एलिमेंट या तत्वों का मिलकर बना हुआ। और ये तत्व ना, अब आधे सोच रहे हो तत्व क्या हो, किसी भी पदार्थ हो ना, पदार्थ की उत्पत्ति तत्व तो हो, कोई भी चीज बनती हो, ये भी बहुत सारे तत्वों तो मिलकर बना हुआ, ये भी बहुत सारे तत्वों तो मिलकर बना हुआ, ये भी बोर्ड भी, जहां तक नजर जा रही सब तत्वों तो मिलकर बना हुआ। मेरा शरीर भी बहुत कोशिकाओं बना हुआ, उसके अंदर भी बहुत सारे तत्व मौजूद है, समझ नहीं बात यार। तो ये तत्व भी तो, अब तत्व हो क्या, नाम सुना हाइड्रोजन का, वो भी एक तत्व, हीलियम का नाम सुना है वो भी तत्व, ऑक्सीजन का नाम सुना है वो भी तत्व, नाइट्रोजन का नाम सुना है वो भी तत्व, सवाल समझ में। तो इसका मतलब कार्बन का नाम सुना है, हाँ वो भी तत्व। ये सारे तत्व ही तो, जो तत्व आपस में मिल जाएंगे तो ये पूरा का पूरा पदार्थ बनाएंगे, आए समझ में। और तत्वों के बारे में तुम्हें जानकारी है नहीं। और सबसे पहले जो तत्वों की खोज हुई थी ना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तत्वों खोज करी, लेकिन तत्व नए नए तत्व खोजे जा रहे थे, नए नए तत्व खोजे जा रहे थे, तत्वों की बढ़ती गई भीड़। जब तत्वों की भीड़ होगी तो ये समझ जाओ फिर उन्हें अरेंजमेंट करना उनका कठिन था। उनका अरेंजमेंट का मतलब उनकी व्यवस्था करना कठिन था। भाई बहुत सारे अगर बच्चों की भीड़ इकट्ठी होगी तो मैं कहाँ बैठाऊंगा, सिर पर बैठाऊंगा मैं अपने, तो मैं उनका अरेंजमेंट करूंगा, स्टूल की जगह बेंच लगाऊंगा, क्यों भाई, स्टूल की जगह बेंच लगाऊंगा। इसी तरह वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि तत्वों को कहाँ रखा जा और कैसे रखा जा, समझ रहे हैं तुम बात। तत्वों की भीड़ बढ़ती, आज ऑक्सीजन खोज लिया, कल को ऑक्सीजन क्रिस्टलन ने खोज लिया, हाइड्रोजन की खोज किसी और ने कर दी, कार्बन की खोज किसी और ने कर दी, हीलियम की किसी ने कर दी। इस तरह करके ऐसे ऐसे तत्वों की संख्या पता कितनी हो चुकी है आज तक। वर्तमान समय में आज तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके, और किसी जमाने में 60 तत्व ज्ञात, 50-60 30-40 तत्व ज्ञात हुए थे, 30-40 तत्व ज्ञात हुए थे। तो उन्होंने, एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था मेंडलीफ, उन्होंने बनाई एक आवर्त सारणी, एक ऐसी सारणी बनाई आवर्त सारणी, उसमें उस सारणी के अंदर ना उन्होंने 60 तत्वों का स्थान बनाया, जैसे एक क्लास हो उसमें 60 सीट हो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत? तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसका ही मतलब है जब तत्वों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, तुम तो सुनो मैं क्या बताया मैंने, पूरी दुनिया तत्वों की मिलने वाली हुई, तत्वों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। जब तत्वों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी तो तत्वों को अरेंजमेंट करना, उनकी व्यवस्था करना जरूरी था। ऐसा समझ, जैसे मैंने कहा मैं बच्चों की व्यवस्था कर रहा हूँ बेंच लगाकर, इसी तरह एक वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, जो मेंडलीफ थे ना, उन्होंने बहुत सारे नियम दिए गए यार, बहुत सारे नियम दिए गए, तुमने खुद भी नहीं सोचा होगा, इतने सारे नियम दिए गए उन तत्वों को पता क्या करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए। एक वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई और उसमें 60 तत्वों का स्थान रखा। जब तक 30-40 तत्व ही ज्ञात थे तो कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी को क्या पता था क्या होने वाला। बाद में जाकर और तत्वों की खोज हुई, और तत्वों की जब खोज हुई तो 60 तत्वों तक ज्यादा तत्वों की खोज हो चुकी, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी होगी फ्लोप। आया समझ में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी फ्लोप हो चुकी। अब इन तत्वों को रखा किस तरह, कुछ तत्व ऐसे थे वे धातु की तरह काम कर रहे थे, कुछ ऐसे थे अधातु की तरह काम करते, कुछ ऐसे थे तो मिश्र धातु की तरह काम कर रहे थे। अब उन्हें रखना भी बहुत कठिन था, कुछ ऐसे थे जो गैस थे, कुछ ऐसे थे जो ठोस थे, कुछ ऐसे द्रव थे। इनका अरेंजमेंट करना बहुत बड़ा कठिन काम था। कुछ बच्चे ऐसे थे क्लास में जो होशियार थे, कुछ ऐसे तो मीडियम प्रवृत्ति के थे, कुछ ऐसे थे जो बुद्धू थे। सब तो मुझे किस तरह बैठाना वो मेरे ऊपर निर्भर कर। मेंडलीफ ने बहुत कोशिश करी, लेकिन 60 तत्वों का स्थान रखा और 60 तत्वों की ज्यादा खोज हुई, तो मेंडलीफ का आवर्त नियम था ना वो काम करना बंद कर दिया। वैज्ञानिक मेंडलीफ ने जो 60 तत्वों की सारणी बनाई थी ना, तत्वों को रखने के लिए उन्होंने जो सारणी बनाई थी वह फ्लोप होगी। एक कोई वैज्ञानिक आया होगा, फिर नई आवर्त सारणी आई। उस नई आवर्त सारणी का नाम पता क्या है, वर्तमान समय में जो चल रही उस आवर्त सारणी का नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। अच्छा, तुम मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखना चाहोगे, कैसी देखना चाहोगे, इच्छा है तुम्हारी? चलो मैं तुम्हें मेंडलीफ की आवर्त सारणी दर्शन करवाता हूँ, जिन्होंने 60 तत्वों का स्थान अगर रखा था। मैंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनवा रखी, बच्चों को देखो मेरे पास मेंडलीफ की आवर्त सारणी मौजूद है, अगर रखे। अब देखो उन्होंने कैसे रख रखा है, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी मेरे पास मौजूद है, दिखाई दे रही है सबको सारणी। इसमें देखो ये सीधी लाइन से दिखाई दे रही है। इसका खड़ी लाइन को बोल रहा हूँ वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा, छठा, 7 वर्ग थे इसमें, और 6 आवर्त थे। देखो 1 2 3 4 5 6, इस पड़ी हुई लाइन को बोला आवर्त, और खड़ी लाइन को क्या बोला वर्ग। और कितने तत्वों का स्थान था इसमें, 60। बात समझ में आई है? किसकी आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ की। तो बताओ मेंडलीफ की आवर्त सारणी समझ में आई क्या? कितने वर्ग थे इसमें, 7 वर्ग। आवर्त कितने थे, 6 आवर्त थे। पड़ी हुई लाइन को आवर्त बोल लेंगे, खड़ी हुई लाइन को वर्ग बोल लेंगे। बात समझ में आई? लेकिन फ्लोप होगी ना, क्योंकि इसमें कितने तत्वों का स्थान था। और बाद में जाकर वैज्ञानिकों ने 60 से ज्यादा तत्वों की खोज कर दी, तो फिर तो फ्लोप होनी थी।
समझ में आई बात? या उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि बाद में जब जाकर नए तत्वों की खोज हुई ना, तो बहुत सारे नियम दे गए। सबसे बड़ी खास बात है इनमें, इसमें कौन कौन सा तत्व कहां रखा जाएगा किसी को यही नहीं पता था। इसका अरेंजमेंट करने के लिए, इसकी व्यवस्था करने के लिए ठोस, जो ठोस ठोस होंगे उसे एक तरफ रख दो, द्रव द्रव होंगे एक तरफ रख दो, गैस गैस एक तरफ रख दो। बड़ा कठिन काम था, बहुत सारे नियम आए। अभी सारे नियम पेपर में वो क्रम वाइज में पढ़ाऊंगा तुम, ये सारे नियम पेपर में वो मेंडलीफ का आवर्त नियम पेपर में वो कि मेंडलीफ ने जो हो कि तत्वों को किस तरह आवर्त सारणी को अपने उसमें रखा था, तो आवर्त सारणी में रखा था, तो किस तरह रखा था उसने, वो समझाना, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से। बात समझ में आई? और तुम आराम से लिख भी ले जाओगे, जो पेपर में परेशान ना होगा। अभी अभी चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। बात समझ में आ रही? घुस रही दिमाग में बात? ठीक। अब मैं नोट्स भेजूंगा, मैं लिखवाने का नहीं, मैं यहाँ सिर्फ समझाऊंगा, मैं नोट्स भेजूंगा और याद करवाऊंगा। वैसे मैं भी तो यहाँ याद करवाऊंगा, मैं तो इस तरह लिखना, नोट्स भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, तो वहाँ से निकाल दियो और वहाँ से घर जाकर कर लियो काम। इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत है? मेन काम है समझना, और जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वही समझा के भेजूंगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी दर्शन कर लिए वर्ष 1913 में ना, 19 मैंने ये तो बनाई थी 1860 के आसपास, 1860 के आसपास बनाई थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी, 1860 के आसपास। बाद में जाकर पता क्या हुआ? 1913 में जाकर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मोजले, मोजले नहीं मोजले। और वैज्ञानिक मोजले ने ना सन 1913 ईस्वी में एक ऐसी आवर्त सारणी बनाई जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर बोलोगे नहीं तो कभी सीख नहीं पाएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। अब तुम ये सोच रहे होंगे उस आवर्त सारणी में कितने तत्वों का स्थान होगा, ऐसा उसमें आज तक 120 तत्वों का स्थान है। अब भी है आवर्त सारणी और वही चल रही है आज तक, आधुनिक मतलब आजकल आवर्त सारणी जो चल रही है, आधुनिक आवर्त सारणी, उस आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भाई है जो वैज्ञानिक मोजले ने सन 1983 में बनाई थी। जानना चाहते हो तुम आवर्त सारणी के बारे में? और आज तक ना पता कितने तत्वों की खोज हो चुकी? 118 तत्वों की खोज हो चुकी आज तक। कितने? नहीं कहीं कोई है गलत। समझ में आया? दोबारा फिर समझा रहा हूं। वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, तत्वों की बहुत सारी वीडियो हो चुकी थी, पूरी दुनिया तत्वों की मिलकर बनी हुई। तत्वों की समय समय पर खोज होती रही। जब तत्वों की समय समय पर खोज होती रही तो तत्वों को अरेंजमेंट करना सबसे बड़ी उपलब्धि थी। किसी तरह इनका अरेंजमेंट करा जाए, किसी तरह इनकी व्यवस्था करी जाए। क्लास में मेरी 60 बच्चे हो गए, मैं कहाँ बैठाऊँ, बेंच की व्यवस्था करूंगा, ऐसे समझ। और उसमें भी देखूँ कौन कौन से पीस को आगे बैठाना, कौन कौन से पीस को पीछे बैठाना, कौन कौन से पीस को बीच में बैठाना, ऐसे समझ, किस पर ज्यादा ध्यान देना, किस पर नहीं। ऐसे ही तत्वों के साथ था। मेंडलीफ ने भी तो पता क्या करा, मेंडलीफ ने 60 तत्वों की सारणी बनाई। उस टाइम पे 30-40 तत्व खोज हुई थी, लेकिन भविष्य का किसी को पता थोड़ा ही क्या हो जा, भविष्य में फ्यूचर अनसर्टेन हो, कुछ भी हो जा। आज समझ, बाद में जाकर ज्यादा तत्वों की खोजी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी फ्लॉप हो चुकी। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी 1860 ईस्वी में बनाई थी। बाद में जाके एक आवर्त सारणी बनाई, उसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी, और उस तत्वों आज भी वही चल रही। उसमें 120 तत्वों का स्थान है और आज तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी। 2 तत्वों की कमी, जिस दिन किसी ने 3 तत्व खोजे थे ना, वो अभी सारणी फ्लॉप हो जाएगी। तुम उस सारणी के दर्शन करने चाहोगे? वो वाली सारणी जो आजकल चल रही, उसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। दर्शन करने चाहोगे उसके? मैं तुम्हें उसके दर्शन करवाने जा रहा हूँ, और उसका ही तुम्हें काम है, पूरी 11वीं में भी काम है, पूरी 12वीं में भी काम है। आधुनिक आवर्त सारणी, इसके बारे में पढ़ना है। वैज्ञानिक मोजले ने बनाई थी 1983 में, पढ़ना है सभी। ये आधुनिक आवर्त सारणी आज के लिए चल रही, बड़ी प्यारी है। हाँ, इसमें तत्वों कितने बेहतरीन तरीके से रखा। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के बाद उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे चलना पड़ा इसमें। ऐसे नहीं चलते, ऐसे चलना पड़ा, ऐसे। ये क्या है हमारा, लेफ्ट नहीं है तो लेफ्ट से राइट चलना पड़ा इसमें, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं चलना पड़ा, बाएं से दाएं चलेगा, ऐसे चलेंगे, ऐसे चला जा इसमें। ठीक। उसमें अधातु कौन कौन से है देखो, कितने बेहतरीन तरीके से बना रखी है। जो तत्व अधातु है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, देखो हरे कलर के बना रखे, तुम भी ऐसे बनाना, जो नोट्स भेजूंगा मैं। उपधातु है, जो उपधातु वो जो उपधातु अलग अलग है, वो इस कलर के बना रखे, देखो इस वाले कलर के, ये पेन से बना रखे, जो उपधातु का काम करते हैं। जो धातु ने सारे ये दिखा दे रहे, धातुओं की संख्या देखो ज्यादा, कितने सारे धातु। तो इससे पता चला आज तक जितने भी तत्व खोजे गए ना, उनमें कुछ सबसे ज्यादा तत्व धातु ही है। आज समझ, उपधातु बहुत कम है, उसके सबसे ज्यादा तत्व कैसे धातु है। देखो कितने सारे धातु, ये सारे सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व जो धातु अधातु दोनों का काम करता है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व धातु अधातु दोनों काम कर सकता है। इतनी बेहतरीन व्यवस्था करी वैज्ञानिक मोजले ने 1983 में। आज तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके। इसमें 118 तत्वों का स्थान है। ऊपरली पड़ी जो खड़ी हुई लाइन है ना, खड़ी हुई लाइन इसे बोलते हैं वर्ग, और पड़ी हुई लाइन को बोलते हैं आवर्त। अब बताओ पहले आवर्त में कितने तत्व है? 1 2 ही तत्व है। दूसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे वाले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8।
चौथे वाले देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर जो चौथे वाला आवर्त ना, चौथे वाला जो आवर्त, पड़ी हुई लाइन को आवर्त बोल लेंगे, खड़ी हुई लाइन को वर्ग बोल लेंगे। बात समझ में आई है? किसकी सारणी है? मोजले की। कब बनाई थी? परसों नहीं, 1913 में। परसों बताया, परसों कहाँ बना दिया? 1983 में बनाई। चुप हो जाओ। 1983 में बनाई थी वैज्ञानिक मोजले ने। सुन लो, वैज्ञानिक मोजले ने 1983 में बनाई थी। और जब 1983 में सारणी बनाई थी तो पता क्या हुआ? इसमें 118 तत्वों का, 118 तत्वों की अब तक खोज हो चुकी। इसमें 120 तत्वों का स्थान है। तुम्हारा होमवर्क 3 तत्वों की खोज कर दो, अगर दुनिया में तुम्हारा ही नाम आ जाएगा। होमवर्क तो तुम्हारा पूरी जिंदगी का, ठीक है? नहीं, तत्वों की खोज कर दो 3, ये सारणी फ्लॉप हो जाएगी। जिसका मेंडेलीव की सारणी फ्लॉप हो गई थी। सही बात नहीं है? हाँ, ये सब पहले खोज हो चुकी। वो सिलिका का बना, सिलिका है इसमें, ठीक है? नहीं, जो तू सोचेगा ना वो पहले वैज्ञानिक ने सोच लिया पहले ही, कुछ नया सोच। सोच बाबू, सोना कहेंगे बना। सुनो, तो बात पता लग चुकी। इसमें 118 तत्वों का स्थान है। और वो तो यहाँ देख, ऐसे ही बनानी सारणी, बिल्कुल यही पीस ऐसे ही भेजूंगा, पूरा पूरा सारणी है। या तुम नेट से भी देख कर बना सको, वहां भी ऐसी दिखाई देगी। देखो धातु कौन से, जो हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, या धातु, हाँ बुकमता बना लो, क्या दिक्कत होगी? उपधातु कौन सी, उपधातु कौन सी, जो देखो हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं ना, उपधातु ही है। हाँ, एस्टेटियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये उपधातु का काम करते हैं। धातु कौन सी? ज्यादातर जितने में 18 तत्व है ना, 118 तत्व, 118 तत्व ना, तुमने 96 तत्व के आसपास धातु धातु, इसमें सोच रहे हो तुम, धातुओं की संख्या ज्यादा। इसलिए तुम अपने आसपास जितनी वस्तु देखोगे ना, जहां कुछ भी देखोगे, वो सब धातुओं की बनी हुई। मेरे हाथ में कड़ा धातुओं का, इसके अंदर ही मेटल यूज हो रखी। जितनी भी अधिकांश वस्तु देखोगे, बिल्डिंग में, मटेरियल में क्या यूज हो रहा है? धातु यूज हो रही है, क्योंकि धातुओं की संख्या पृथ्वी पर ज्यादा है ना। समझ, इसलिए आसपास जितनी चीजें तुम्हारे आसपास बनी हुई ना, ठीक, वो ज्यादातर धातु की बनी हुई दिखाई देगी तुम्हें। मेटल की कोई भी चीज, मेटल, धातु, धातुओं की संख्या हमारे यहाँ कब? 22 है बस कुल। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सवाल है, पेपर में कैसा सवाल आएगा ये तो हम समझ चुके। बेबी इधर देख लो, अब पेपर में से बता दो भाई जी, पेपर में बताओ कैसा सवाल आएगा। आओ, अब एक काम करते हैं, क्रम वाइज धीरे धीरे शांति के साथ चलते हैं, आराम आराम तक एक एक पॉइंट करके लिखते हैं जहां तक पेपर में सवाल आते हैं। समझ में आया बात? है अब कॉपी में हेडिंग बना लो, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। एक एक चीज लिखाऊंगा तुम, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बताओ वर्तमान समय में कितने तत्व ज्ञात है? वर्तमान समय में, वर्तमान समय में ज्ञात तत्वों की संख्या, ज्ञात तत्वों की संख्या। राहुल चुप हो जा, रो ना। अच्छा, कोई दिक्कत? 118 तत्व क्या था? अच्छा, तत्व क्या, कौन कौन से तत्व? तत्व बताना कौन कौन से हो? जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बोरान हुआ, ईटीसी, ईटीसी लिख तो दिया, डैश डैश डैश। ऐसे ही करके नोट्स बनाना अपना कि वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। समझ में आई बात है? अच्छा, जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी, मेंडेलीव की, देखो मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी, उसमें कितने तत्वों का स्थान था? मेंडेलीव की आवर्त सारणी में, ये पहला पॉइंट, इसे पहला पॉइंट था, इसे दूसरा पॉइंट मान लो। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी कब बनाई थी? 1860 ईस्वी में। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 60 तत्वों का स्थान था, 60 तत्वों का स्थान था। कोई दिक्कत यहां तक? कितने तत्वों का स्थान था? बाद में जाकर एक तत्व की खोज हुई, तो बाद में एक तत्व की खोज हुई, बाद में अनेक तत्वों की खोज हुई, बाद अनेक तत्वों की खोज हुई, बाद में अनेक तत्वों की खोज हुई। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्या होगी? अमान्य होगी, अमान्य होगी, तो लोग को अमान्य बोलते हैं। तो मेंडेलीव
लिखो सर। मेंडेलीव की आवर्त सारणी अमान्य हो गई। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी हो गई अमान्य। तीसरा पॉइंट, तीसरा नोट, वर्ष 1913 में एक सारणी आई। वर्ष 1913 ईस्वी में वैज्ञानिक मोझले के द्वारा, वैज्ञानिक मोझले, हाँ ये तुम्हारी सामान्य नॉलेज के लिए इतना पता होना चाहिए तुम्हें। ये 3-4 पॉइंट लिखवा रहा हूँ तुम्हारी सामान्य जानकारी के लिए, अपने नोट्स में इस तरह मेंशन करना तुम्हें। वर्ष 1913 ईस्वी में वैज्ञानिक मोझले के द्वारा एक सारणी बनाई गई, एक सारणी, बाद में अनेक तत्वों की खोज हुई, एक सारणी बनाई गई जिसमें 120 तत्वों का स्थान है, 120 तत्वों का स्थान है। इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। बेटे नीचे लाइन मार दो, चुप जाओ। अब सुनो, अब सवाल है, इतने सारे तत्व ज्ञात हो चुके, इनका वर्गीकरण कैसा करा जा? सबसे पहले प्रयास करा किसने? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का प्रयास किसने करा? बैठ गए तो ये बैठ जा, ये तो सीधी लोड़ने कुछ नहीं करनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक है, सुन लो। अब बात बंद करो, पॉइंट पा जाओ सीधा, बकवास नहीं करनी बिल्कुल। सबसे पहली बार अब इनका करना वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या हो पहले समझ लो। क्लासिफिकेशन क्या, फिर तुमसे पूछूंगा यहाँ देख ले, इन्हें देखा गया बाद में देख लिए, वहां देख रहा है, पढ़ाई हो नहीं रही, फिर पेपर बोर्ड के सर पर रखे हुए। तत्वों का जो तत्व तो ज्ञात हो चुके बहुत सारे, सबसे बड़ी समस्या थी तत्वों को कैसे बांटा जा, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करा जा। मैं तुम्हें कहने लूंगी बच्चों को मुझे क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, तो 2 तरीके से कर सकूं। इसमें तो ऐसा कौन सा पीस है जिसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, एक तरफ निकल जाओ, और ऐसा जो किसी के साथ अरे तू हाथ खड़ा कर, घाट का पानी पिया है। और ऐसे क्या है जिनका किसी के साथ कोई मैटर ही नहीं है दूर तक, तो कुछ ऐसे इसमें वर्गीकरण कर दिया मैंने, जिन्हें अब जाए किसी तो कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जिंदगी बहुत खुश और खुश रहने जाता। इसे क्या है, बांटना, लड़के लड़की के चक्कर के आधार पर वर्गीकरण बच्चों का है नहीं, तो वर्गीकरण का एक आधार हो। तो हम यहाँ आधार देखेंगे कि तत्व थे ना, उन्हें बांटा कैसा गया। तो सबसे पहली बार प्रयास किसने करा कि तत्वों एक तरफ होने, बहुत सारी भीड़ हो रही, और भीड़ में क्या है, उसमें तो मैंने कहा मोती एक तरफ छांट लो, हीरा एक तरफ छांट लो, और सोना एक तरफ छांट लो, ऐसा करके। तो तत्व तो बहुत सारे थे। अब तत्वों का सबसे पहली बार जो प्रयास करा ना, तत्वों के वर्गीकरण का, तत्वों का बांटना किस तरह, तत्वों के वर्गीकरण का जो प्रयास सबसे पहले करा वो लेविस मोहते के द्वारा करा गया, सबसे पहला प्रयास था। इससे पहला प्रयास किसने करा? लेविस। हाँ, तत्वों के वर्गीकरण का नोट, NOTE नोट, सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास, तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास, वर्गीकरण मैं बोल के बता रहा हूं, सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास, वर्गीकरण का प्रयास लेविस, कोई बात नहीं, आवाज तो आई रही, लेविस मोहते के द्वारा,
लेविस महोदय, लेविस महोदय के द्वारा किया गया। अब तुम सोच रहे होंगे इन्हें करा था कैसा, इन्हें तत्वों को बांटा कैसे, भी समझिए, भी समझ लो। इसने पता क्या करा था, इसने पता क्या करा था, इसने ना जो तत्व थे तत्वों को उनसे ना धातु में बांट दिया, धातु में बांट दिया। लेकिन बाद में जाकर पता चला इनका तो इन्होंने जिस तरह बंटवारा करा वो तो बंटवारा ही गलत था। क्यों? बाद में जाकर ऐसी भी तो धातु निकली जो मिश्र धातु थी। आज समझ में, इनका ध्यान ही नहीं गया, इनका जो इन्होंने जो तत्वों को बांटा था वो सब फ्लोप हो चुका, काम नहीं कर पाया। लेकिन प्रयास तो करा, आज समझ में, प्रयास तो करा, इतना बड़ा प्रयास तो करा ना बांटने का। तो इसलिए इसका नाम याद हो जाना चाहिए कि लेविस महोदय के द्वारा ना तत्वों को सबसे पहली बार बांटने का, वर्गीकरण करने का, उनका क्लासिफिकेशन करने का, और उसने तत्वों को धातु और अधातु में बांटा था। लेकिन आगे चल नहीं पाया क्योंकि बाद में जाकर मिश्र धातुओं की भी खोज होगी, मिश्र धातुओं की खोज होगी। तो इन्होंने जो अधिनियम बनाया, इन्होंने जो कानून नियम बनाए अपने बांटने वाले हैं, ये सब फ्लोप हो चुके। ऐसा समझ। इसलिए तत्वों को धातु तथा अधातु में बांटा था, धातु एवं अधातुओं में बांटा था, में बांटा था। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? बेहतरीन प्रयास नहीं है। इसके बाद किसको दर्द हुआ उसे भी समझ लो। मतलब इसके बाद कौन था जिसने तत्वों को बांटने की कोशिश करी, वो कौन था? उसका नाम है डाबे राइनर। उसे हम डाबे राइनर कहते हैं। और उसने एक त्रिक नियम दिया, त्रिक नियम। ये भी समझना कि डाबे राइनर का त्रिक नियम क्या है। अब ध्यान से समझना, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, 1817 ईस्वी की बात है। जर्मनी के वैज्ञानिक थे, सबसे पहली बार इन्होंने दूसरे नंबर पर इन्होंने तत्वों को बांटने का प्रयास करा, वर्गीकरण करने का प्रयास करा, तत्वों को सजाने की कोशिश करी इसने। जानना चाहते हो क्या करा इसने? आ जाओ देखते हैं। डाबे राइनर, तो डाबे राइनर का त्रिक नियम आया। डाबे राइनर थे, उन्होंने अपने नाम पर एक नियम का नाम रख दिया, नाम है डाबे राइनर का त्रिक नियम। डाबे राइनर, डाबे राइनर, राइनर, राइनर का त्रिक नियम, त्रिक। इनसे पूछा गया बताओ क्या कहना आपका? अच्छा, कौन थे, कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। जर्मनी, मेरी बहुत इच्छा मैं जर्मनी में जाऊं, हाँ कुछ दिन बिताऊं। नहीं, मेरी फ्रेंड रहती है, जस्सी का नाम है। तो डाबे राइनर, भाई पढ़ ले यार, मूड ना खराब कर। जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे ना, तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उसके बाद अब बात पता कब की? 1813 ईस्वी, 1817 ईस्वी की। इन्होंने अपना एक नियम दिया, उसे बोलते हैं डाबे राइनर का त्रिक नियम। क्यों दे रहे हैं? ताकि तत्वों को बांटा जा सके, तत्वों का वर्गीकरण समझा, तत्वों को वर्गीकरण करा जा सके, तत्वों को आसान भाषा में समझा जा सके, ताकि हम आवर्त सारणी में झांक कर हमें दिखाई दे धातु इधर रखे हुए, धातु इधर रखे हुए, मिश्र धातु इधर रखे हुए, ताकि हमें आवर्त सारणी में देखते दिखाई दे जा तो ये तत्व ठोस, ये द्रव, ये गैस, हमें ढूंढने नहीं पड़ने के। ऐसा समझ में कोई दिक्कत थोड़ा ही है। जैसे तुम्हारे गांव में कूड़े कचरे वाले लोहा टीन प्लास्टिक डैश डैश मैट्री मोल बेच लो, तो बता क्या कर, ये सारा सब सामान भर के ले जाएंगे इकट्ठा कर, तो फिर यहाँ प्लांट पे लेके जाएंगे ना, तो मान के फिर छटाई कराएंगे। प्लास्टिक वाला सामान एक तरफ निकाल लो, लोहे वाला एक तरफ निकाल लो, कागज वाला एक तरफ निकाल लो, कांच वाला एक तरफ निकाल लो, ऐसा कर रहे हैं। तुम्हें पता किस तरह? तो मुझे पता ना, मैंने देखा है, मैंने काम कर रखा है सच में। क्यों दिक्कत हो? काम बुरा थोड़ा ही हो। एक दिन की कमाई उनकी 10,000 रुपए, कभी 10,000 बनता हो? 10,000 कौन सी जॉब में मिले सरकारी जॉब में एक दिन में 10,000? बिजनेस चल रहा है दिमाग में, बिजनेस। मैंने कहा इन्हीं कमाई 10,000, तो इन्होंने सोचा 10 के बाद यही करना। बेबी डाबे राइनर का त्रिक नियम समझ लो। क्या कह रहे हैं डाबे राइनर? ये कह रहे तुम्हारे पास 3 तत्व, एक तो ए, एक बी, एक सी, ये 3 तत्व। जैसे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम आ जा, या नाइट्रोजन, कुछ भी आ जा, 3 तत्व कर्म वाइज 3 तत्व। और जो 3 तत्व है ना, इसमें जो पहला तत्व और जो तीसरा तत्व, पहला और जो तीसरा तत्व, कौन सा? पहला। जो कह रहे हैं जो पहला तत्व ना और जो तीसरा तत्व, उन दोनों का परमाणु भार जोड़ लो। इन दोनों का परमाणु भार, परमाणु भार कौन सा भार? अब इसके भी दर्शन कहूंगा, परमाणु भार कौन सा हो, क्या हो परमाणु भार? समझ बात क्या? उस वक्त भाग कर दो 200, कहीं से भाग कर दो, तो कह रहे बीच वाला निकल जाएगा परमाणु भार। ऐसा होगा शायद, बाद में जाकर देखा
परमाणु जो बी है ना, बी यानी जो तत्व बी है उसका परमाणु बाहर निकल जाएगा। तत्व, ये तत्व ए और बी और सी तीन तत्व, तत्व बी का परमाणु भार। तो तत्व बी का परमाणु भार निकालने के लिए जो आसपास के दोनों तत्व होते हैं ना, उन दोनों का परमाणु भार जोड़कर 200 भाग कर दो तो बीच वाले का निकल जा रहा था। उसने कहा बात तो सही है यार, ऐसे बांट सकते हैं। क्यों कह रहा कि जो बीच, जैसे उन्होंने करके भी दिखाया, सोडियम का परमाणु भार निकाल कर दिखाया इसने, सोडियम का। अभी तुम्हारे सारणी दिखाता हूं मैं तुम्हें। एक सारणी दिखाता हूं, ध्यान से सुनना चाहिए। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मैंडेलिव क्या सारणी दिखाई दे रही है? ये लिथियम, ऊपर लिथियम है, सोडियम, ये पोटेशियम। लिथियम की भारत के अंदर बहुत कमी, अभी भारत के अंदर भंडार मिला लिथियम का। लिथियम भारत के लिए पता क्यों जरूरी है? लिथियम भारत के लिए इसलिए जरूरी कि जितनी बैटरी चल रही है ना, सब हम इलेक्ट्रिक वाले को बढ़ा दे रहे। बैटरी के अंदर जो तत्व यूज हो वो लिथियम हो। चाइना के पास सबसे बड़ा भंडार है लिथियम का, पूरी दुनिया को डोमिनेट करने वाला वो। हमारे यहाँ भी मिलेगा जम्मू कश्मीर में, हम वो 300 साल तक बतेरा। अगर ऐसा है ना तो भारत फिर दूसरे नंबर पर चल जाएगा लिथियम। आजकल वो राजा जिसके पास लिथियम है, क्योंकि तुम्हारे हाथ पास सबके घर मोबाइल फोन, उसमें बैटरी लग रही। बैटरी कहीं ना कहीं पदार्थों की बनती होगी, बैटरी जिस तत्व की बनती है उसका नाम लिथियम है। तो तत्वों की जानकारी तो होनी चाहिए जरूरी। अगर भविष्य कुछ भी बड़ी बड़ी पढ़ाई करोगे ना, उसमें सब जगह काम आ गई है बातें। तो आज समझ लो अच्छी तरह। देखो डबे राइनर ने क्या बताया, पहले उसकी बात समझो। उन्होंने जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो सोडियम हो ना उसका परमाणु भार हो 23। परमाणु भार अलग हो, परमाणु क्रमांक अलग हो। परमाणु क्रमांक वो हो जो आवर्त सारणी में जोड़ से नंबर पे आ रहा है। पहले नंबर पे आ रहा है तो 1 परमाणु क्रमांक, दूसरे नंबर पे आ रहा है 2 परमाणु क्रमांक, तीसरे पे आ रहा है 3 परमाणु क्रमांक। लेकिन जो परमाणु भार हो लगभग दुगुना हो। जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पे आया तो उसका परमाणु भार लगभग 2 होगा। आज समझो, लगभग है, मैं भी कह रहा हूँ, पूरा करेक्ट नहीं पता, वो याद ही करना पड़े। हाइड्रोजन के बाद जैसे हीलियम आ जा, हीलियम का 2 आ रहा, 2 दूनी कितना होगा? लगभग 4 होगा। तो लगभग दुगुने के बराबर हो, ऐसा मानना जाओ। लेकिन इसमें क्या बताया डबे राइनर ने? क्या बताया डबे राइनर ने? कहना था कि यूं कह रहा किसी भी आवर्त में, किसी भी वर्ग में जो बीच वाला तत्व हो ना और उसके आसपास के जो दो तत्व, जो बीच वाला तत्व हो ना उसके आसपास के जो 2 तत्व, बीच वाले तत्व का परमाणु भार, बीच वाले तत्व का परमाणु भार आसपास के जो 2 तत्व उनके परमाणु भार के योग का आधा हो। उनके परमाणु भार के योग का क्या हो? कह रहा किसी भी कोई भी वर्ग हो हमारा, किसी भी वर्ग में जो बीच का परमाणु तत्व हो ना उसका जो परमाणु तत्व, बीच वाला जो परमाणु तत्व हो, बीच वाला जो तत्व हो उसका जो परमाणु भार हो, बीच वाला जो तत्व उसका जो परमाणु भार, जो आसपास के जो 2 तत्व हो ना उनके परमाणु भार का योग का क्या हो? आधा हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा डबे राइनर ने बनाया। त्रिकनियम कितने तत्व लिए इसने? 1 2 3, जब तो बोले त्रिकनियम। बात किसने बताई है? डबे राइनर। इसे डबे राइनर का त्रिकनियम बोलते हैं। दोबारा फिर समझ लो, मैंने आ लिया तुम सब पूछा तुमसे पेपर में डबे राइनर का त्रिक नियम लिखिए, तो आप बताओगे डबे राइनर के अनुसार किसी भी वर्ग में बीच वाले तत्व का परमाणु भार, बीच वाले तत्व का परमाणु भार आसपास के 2 तत्वों के परमाणु भार के योग का आधा होता है। इसे डबे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तुम्हारे पास आले सुनूंगा मैं, दोबारा फिर समझ लो अच्छे तरीके से। किसी भी वर्ग पता लग गया, वर्ग क्या हो? वर्ग तो पता लग गया, ये वर्ग हो। इसमें जो बीच वाला तत्व है ना, बीच वाला तत्व का जो परमाणु भार है वो आसपास के जो 2 तत्व उनका परमाणु भार, आसपास के जो 2 तत्व उनका परमाणु भार का भी क्या करना? योग। उसका क्या करना? आधा होता है। सारे समझ में? इसे बोलते हैं डबे राइनर का त्रिक नियम। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उसने करके दिखा। चलो हम करके भी देखेंगे। मान लो यहाँ लिखा हुआ, हमने एक तरफ तो ले लिया लिथियम, एक तरफ तो हमने ले लिया लिथियम, एक तरफ हमने लिया सोडियम, अब जिसकी जगह ए बी और सी की जगह, और सोडियम के बाद लिया पोटेशियम के। अब सबका परमाणु भार भी बता रहा हूं तुम्हें मैं, कितना सबका परमाणु भार। तो परमाणु भार भाई इनका बताओ। सोडियम का परमाणु भार पता कितना? लिथियम का 7, इसका 23, और इसका देखो पोटेशियम का 39। कितना? 39। अब परमाणु भार अब निकालना यहाँ से, तो बीच में यहाँ तो बी था, तुमने लिखा था बी का तत्व, बी का परमाणु भार। अब बीच में क्या? सोडियम नहीं है, यहाँ लिखेंगे तत्व सोडियम परमाणु भार। देखेंगे बीच से सेम आ गया, बराबर लगाया। मैंने क्या लिखा था? A + C का परमाणु भार। अब बताओ यहाँ ए की जगह लिथियम का प्लस पोटेशियम का परमाणु भार अब पूरे के बटे में 2।
अब एक काम करेंगे, पता करके देखेंगे, लिथियम का बताओ, लिथियम का कितना, 7 नहीं है, तो 7 प्लस के पोटेशियम का 39, अब पूरे के बट्टे में जोड़ देंगे, पूरे के बट्टे में 2, कितना है 46, 2 तो काटेंगे बैठेगा 23, और 23 किसका आया, सोडियम का नहीं आया, और सोडियम का 23 ही लगता है बीच में। बात तो सही है, मजा आ गया सर ना। लेकिन बाद में जाकर देख के सारी जगह दुनिया ऐसा हो रहा है ये भी गया, एक के बाद एक सिद्धांत आ रहा है तत्वों को बांटने के लिए। तो डाबेरायनर का तिर्क नियम ना काम नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, ये सिद्धांत ना कैल्शियम और स्ट्रांसियम और बेरिलियम में काम नहीं कर पाया। अब मैं तुमको करके दिखाता हूँ। फिर से कहा गया बेटा तू बच्चा भी, ठीक है नहीं, सारी जगह नहीं ऐसा होने का, आए समझ में, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है नहीं। तो ये जो बना दूसरा, अभी तो पहला एक्सपेरिमेंट था इसका, पहला एक्सपेरिमेंट इसने पहला एक्सपेरिमेंट करा, पहला प्रयोग था, प्रयोग आया समझ में। अब जिस जो डाबेरायनर तो जलता होगा, दूसरे वैज्ञानिक ने पता क्या है, इसे करके दिखाइए। दूसरे वैज्ञानिक ने देखो क्या कहा, दूसरे वैज्ञानिक ने देख लो क्या कहा, एक ने रखा कैल्शियम, कैल्शियम रखा है, फिर लिखा स्ट्रांसियम, लिखा स्ट्रांसियम, फिर बेरिलियम लिखा बेरिलियम, और जब इसका देखा कैल्शियम का था 40, कितना, इसका था भाई 88, इसका 88। पेपर में क्या लिखना हो तो बता दूंगा, पहले समझ तो लो, खेल तो सारा समझने का ही। अब इसका करके देखो, इसका स्ट्रांसियम का निकाल लोगे तो पहले दोनों जोड़ो, 40 प्लस कितना 137, उसके बाद क्या हो जाएगा, बटे में कितना बैठेगा 2, जोड़ो कितना बैठेगा 177, बटे में कितना 2 तो काटिए, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 88.5, तो 88.5 आ रहा है। समझे नहीं, वो तो नहीं आया ना, फ्लोप होगा तुम्हारा डाबेरायनर, डाबेरायनर का नियम अमान्य होगा। तो डाबेरायनर को पता क्या है बाबू, पहले पूरा तमीज से निकाल लो, सारी सारणी में निकाल लो और तमीज से देखो। तो डाबेरायनर का तिर्क नियम काम नहीं कर पाया, क्यों, वो कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरिलियम में काम नहीं कर पाया, कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरिलियम में काम नहीं कर पाया। ऐसा समझ, कैल्शियम के बाद वो काम करना बंद कर दिया उसने, इसका मतलब ऐसा कोई जो नियम था ये भी काम नहीं कर पाया। कोई ना कोई तो आता ही आगा। फिर जो मेंडेलिव था ना लोंडा, वही बढ़िया था, उन्हें बात समझ लिया, लेकिन बाद में जाकर उसका भी दर्द मिटेगा जब नई तत्वों की खोज होगी। आए समझ में, अभी तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं आया, सबसे पहला प्रयास कर रहा है तत्वों को बांटने का लेविस ने, दूसरे नंबर पाया डाबेरायनर 1817 ईस्वी में। उसने पता क्या करा, 3 तत्वों को लिया और 3 तत्वों को कहा, जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है ना, बीच वाले तत्व का परमाणु भार वो आसपास के जो 2 तत्व उनके परमाणु भार का योग का आधा हो, इसे डाबेरायनर का तिर्क नियम कहते हैं। बात समझ में आई बात है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी प्रयोग करके दिखाया, सही भी आया, हमें भी अच्छा सा लगा, यार ये तो बात तो सही बता रहा। लेकिन बाद में जाकर इसकी भी दर्द मिट गई, कैल्शियम के बाद, कैल्शियम के बाद तो इसकी भी दर्द मिट गई। इसका जो डाबेरायनर का तिर्क नियम था ना, वो कैल्शियम के बाद काम ही नहीं कर पाया। अगर तुमसे पूछने लगे डाबेरायनर के तिर्क नियम की सीमाएं क्या हो, सीमाओं का मतलब वो दोष, क्या कमियां थी उसके भीतर, तो डाबेरायनर का तिर्क नियम ना, ये पहली कमी लिखेंगे नंबर फर्स्ट, डाबेरायनर का तिर्क नियम कैल्शियम तत्व के बाद काम नहीं कर पाया, यह सीमा थी। दूसरे तत्व के, दूसरा क्या था, जो ना प्रयोग पूर्णतः प्रयोग पर आधारित नहीं था, सारे प्रयोग नहीं करके देखे थे उसने। दोबारा मैं तुमसे पूछता हूँ, डाबेरायनर का जो तिर्क नियम था उसकी सीमाएं क्या थी, दोष क्या थे, उसकी लिमिटेशन क्या थे, उसकी कमियां क्या थी उसके अंदर। नंबर फर्स्ट वो कैल्शियम के बाद काम नहीं कर पाया। और दूसरी खास बात पता क्या थी, दूसरा तो यो इस पर ज्यादातर सारे प्रयोग नहीं करके देखे गए, ये कमी नहीं है इसके अंदर, सारे प्रयोग करके देखता जब बोलता है यहाँ से आया था बजबा, तो कितनी कमी इसके अंदर, तो इसके भी बताओ डाबेरायनर का भी कमी हो रही, क्या हो रही है इसका, तो कितनी कमी बताई मैंने इसकी, जो मैंने जितना मैंने लिखवाया ना इतना नोट कर लो, फिर कॉपी में इस तरह लिखना जिस तरह मैं भेजूंगा, समझ आए, फिर कॉपी में इस तरह लिखना जिस तरह मैं भेजूंगा, इतना नोट कर लो, मेन काम है समझाना, नोट कर दो। एक वैज्ञानिक और थे, उन्होंने बिना नियम दिया तत्वों को बांटने के लिए, और बड़ी अच्छी बात कही, और ध्यान से सुनना, मैं तुमसे सुनूंगा प्यार के साथ, आराम से समझाऊंगा, और जिस पर वो बात नहीं बताई गई ना तो देख लो उसको, जितनी तुम बकवास क्षेत्र रहते बैठ कर सारी निकाल दूंगा, ध्यान से सुन लेना। जो नियम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यूलैंड, न्यूजीलैंड गए कभी, जाओगे एक दिन जरूर जाओगे, जो तमीज से मेहनत करोगे हो जाएगा, जिसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं होगी वो जाएगा, ऐसा समझ में, जो अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप कर देगा ना, समझ आई बात, यार तमीज से छोड़कर पढ़ाई में बैठेगा वो जाएगा न्यूजीलैंड। नहीं पता कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे जोड़ के पीछे वही न्यूजीलैंड ने कहा, बताओ। अरे इंग्लैंड इन्हीं के लिए क्या, काला कुआ इंग्लैंड है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक नियम
न्यूलैंड का अष्टक नियम, चुपचाप बैठ जाओ, 56 दिन बाद ट्यूशन आया। न्यूलैंड का, चुप हो जाओ। अच्छा कॉपी में इंग्लिश में लिखा हुआ है सब चीजें, तुम्हारा छोड़ना नहीं बिल्कुल, सब चीजें इंग्लिश में लिखनी। अब देखो पूरा नाम क्या था, जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड इनका पूरा नाम था, वैज्ञानिक थे जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड इनका पूरा नाम था। हाँ क्या कह रहे हैं ये भी समझ लो। जॉन न्यूलैंड का क्या कहना था, ये आसान भाषा में आसानी से समझ लो क्या बताया उसने। गले में तो सांप काट इसके, समझ में। न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक का मतलब 8 की कुछ ना कुछ बात होगी। एक मौका दे रहा हूं, इसके बाद किसी भी अन्ना कानी हुई ना बीच में, एक के चक्कर में सबको हो जाऊंगा। इसका नाम है न्यूलैंड। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम इतना दिमाग से समझने में लगा लो। क्या कहा उसने, न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड पूरा नाम था उसका, ठीक। उन्होंने क्या कहा इसे भी समझ लो। इन्होंने तत्वों को बांटने के लिए ना अपना एक अष्टक नियम दिया। तत्वों को बांटने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए, तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए, तत्वों को बांटने के लिए अपना एक नियम दिया, जिसे हम न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। जॉन न्यूलैंड पूरा नाम था इनका, जॉन न्यूलैंड, ठीक। इन्होंने एक नियम दिया, उसे कहते हैं अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब तुम सोच रहे हो इस नियम में हो क्या, ये भी समझ लो। जो अवर सारणी थी ना, इनका मानना था जिस तरह संगीत का स्वर हो ना, संगीत का पहला स्वर हो सा, फिर हम बोलते हैं रा, गा, म, प, ध, नी, फिर सा आ जा, फिर सा आ गया। इसके बाद फिर सा आ जा, नहीं आता, सारे गामा पा धा नी सा, फिर सारा। जिस तरह पहला और फिर आठवां, 1 2 3 4 5 6 7, आठवां फिर सा आ जाएगा, ऐसा समझो। इसका मतलब संगीत का जिस तरह पहला स्वर ना, संगीत का जो पहला स्वर हो वो 8वें स्वर के समान हो। पहले पर जो अगर सा रहा है ना, तो 8वें पे भी क्या आएगा, सा आएगा। इसे नुगारा जो तत्व हो ना, इसके अंदर जो गुण होगा, और 8वें नंबर पर जो घूम का होगा उसके अंदर सेम गुण होगा। देख हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पाया फ्लोरीन, और फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ही गैस। बात तो सही है, हाइड्रोजन भी गैस। जो इसके जिस तरह संगीत का 8वां स्वर समान हो ना, उसके साथ समान लक्षण हो, इसी तरह हाइड्रोजन के और फ्लोरीन के भी समान लक्षण होंगे। मैंने कहा बात तो सही बता रहा है यार तू। देखा मैं गया 1 2 3 4 5 6 7, 8वें नंबर देखा क्लोरीन, क्लोरीन भी एक प्रकार की गैस है, गैस है यार। बात तो सही है, लेकिन बाद में जाकर देखा ये तो कैल्शियम के बाद काम ही करना बंद कर दिया इसका नियम। इसका भी कैल्शियम के नाम बात करना, कैल्शियम के बाद इसका नियम, ये नियम काम करना बंद कर दिया। लेकिन बात बढ़िया बताई थी इसने, जिस तरह संगीत इन्हें लॉजिक लगा के देखा कि कैसे चेक करूं कि कौन कौन से गैस है, कौन कौन से ठोस है, कौन कौन से द्रव, तो इसका लॉजिक काम नहीं कर पाया। इसने कहा संगीत का जिस तरह पहला स्वर है ना, पहला स्वर है सा, तो 8वां स्वर भी समान हो। इसी तरह जो तत्व हो ना, पहला तत्व और 8वें तत्व के साथ समान लक्षण रखता, इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। इसने कहा कि जो पहला तत्व है ना और जो 8वां तत्व वो समान लक्षण रखता। जैसे संगीत का पहला स्वर और 8वां स्वर समान होता है ना, इसी तरह है ना जो तत्व और सारणी में उसका पहला तत्व और 8वां तत्व समान लक्षण रखता। पता लग गया, पहला तत्व और समान लक्षण रखता है, प्रदर्शित करता है। याद रहेगी बात, बता दोगे कौन कौन सा तत्व पहला, जिस प्रकार संगीत का पहला स्वर और 8वां स्वर। संगीत का पहला स्वर क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा। एक स्वर में बताऊं, सा रे गा मा पा धा नी सा, रेगा 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 रे नीसा नीसा जान रेगा रे, नहीं समझे, रेगा रे नीसा नीसा जान रेगा रे, सारे पागा बने। नहीं बोल सकते, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़े। रेगा रे नीसा नीसा जान जान जा रेगा रे, सारे पागा मारे, उसको प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन फिर भी घूम फिर के तो हाँ, पहले चुप हो जाओ, पहले नंबर पर जो आगा ना और 8वें नंबर का समान होगा। देखो मैं कैसे बोलूंगा, रेगा रे नीसा नीसा जान जान जा रेगा रे, सारे पागा मारे, फिर आ रहा। जो पहले नंबर पे मैं बोल लूंगा ना वही 8वें नंबर पे जाके बोल लूंगा।
इसलिए वो अच्छा सुनता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। तुम नहीं बोल सकते, प्रैक्टिस करनी पड़ा। तुम बोल कर दिखा दो जिस तरह मैं बोल लूंगा एक बार, रे गा रे निशा निशान जान जान जा रे गा रे, बोल ही नहीं सकता। सारे बागा मारे, मजा आ रहा? तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन लो। तो पहला तत्व और जो आठवां तत्व हो, तो पहला तत्व आठवें तत्व के साथ समान लक्षण रखता है। पहला तत्व और आठवां तत्व समान लक्षण रखता। यही बात बताई थी जिस प्रकार संगीत का पहला स्वर और आठवां तत्व एक दूसरे के समान होते हैं ना, इसी प्रकार जो तत्व हो ना, पहला तत्व और सारणी में और आठवां तत्व के साथ समान लक्षण प्रदर्शित करता है। इसे अष्टक नियम कहते हैं। इतनी बात बता समझ में ही नहीं में, लेकिन कमी तो उसके भीतर भी होगी, कितना भी बड़ा। तो पहला तत्व, एक तो पहला तत्व, पहला तत्व हुआ, और दो कौन सा तत्व था? दूसरा नहीं, आठवां तत्व, आठवां तत्व। ये कैसे समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं? समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं, सो करते हैं, सो। इसका मतलब प्रदर्शित करना ही हो। बात समझ में आई? इसे न्यूलैंड का कौन सा नियम बोलते हैं? यही बात तुम्हें लिखनी जो मैंने बोल के बताई 50 बार, तुम्हें लिखना भी तो यही है। बात समझ में आई? लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां थी, और कमियां क्या बोलो? सीमाएं। सीमाएं क्या बोलो? दोष। नंबर फर्स्ट जो नियम था, ये था कैल्शियम के बाद अमान्य रहा। कैल्शियम के बाद क्या रहा है? कैल्शियम के बाद यह अमान्य रहा। दूसरे नंबर पर चले जाओ। कौन से नंबर पर? इसके बाद ना क्या हुआ था? कुछ नए तत्वों की खोज भी हुई। जब ये नियम दिया गया था, कुछ तत्वों की खोज हुई, फिर वहां भी काम करना बंद कर दिया। जैसे हीलियम की खोज हुई थी बाद में जाकर, बाद में नए तत्वों की खोज हुई, तभी काम करना बंद कर दिया। बाद में नए तत्वों की खोज हुई। कैसे तत्वों की? नए तत्वों की खोज हुई। जैसे हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आर्गन हुआ। आर्गन मैंने कल बताया था, आर्गन कहां भरी जा? बल्ब में। नियोन भी, और हीलियम भरी जा जो वो पापा की परियास तरक्की करती है, सिलेंडर टंगा रहा उसके पीछे। मुंह में तो नहीं क्या दे, चल आगे। ध्यान से, मेंडलीफ, चुपचाप बैठो शांति से। इस बार पक्का से तुम गारंटी से, क्योंकि मुझे पता लगा तुम बोर हो चुके पढ़ते पढ़ते। मेंडलीफ की आवर्त सारणी वादा कर रहा हूँ इस बार, इसको पक्का मारूंगा क्योंकि पेपर में भी आएगा। उस पीछे तो कुछ है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी पक्का आ गई पेपर में। तो मैंने इस पर स्टार लगा दिया पहले ही, तो मैं आ लिया तुम्हारे पास। जिसके कान खड़े नहीं होंगे ना, वो पक्का चितेगा। सबसे पहले खास बात थी, जो मेंडलीफ थे कहाँ के रहने वाले थे? ये रूसी वैज्ञानिक थे। पहला पॉइंट यही है, रूस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या करा था? सुन लो ध्यान से, ठीक। तत्वों के वर्गीकरण में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान। ये लाइन लिखनी पड़ेगी तुम्हें कि तत्वों के वर्गीकरण में ना, तत्वों को बांटने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान। ये रूसी वैज्ञानिक है, रूसी वैज्ञानिक थे। एक तो रूसी वैज्ञानिक थे। तत्वों के वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तत्वों के वर्गीकरण में, तत्वों के, ध्यान दिक्कत नहीं है, जो आगे समझाऊंगा ना उसमें दिक्कत है, उसमें पक्का चित हो गया। तत्वों के वर्गीकरण में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान, सबसे महत्वपूर्ण योगदान। यहां तो दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले खास बात ध्यान से सुनना क्या था? जब इन्होंने ना अपनी आवर्त सारणी बनाई, तो उस टाइम पर केवल 53 तत्व ज्ञात थे। 53 कितने? केवल 53 तत्व ज्ञात थे। जब इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई, तब तक 53 तत्वों की खोज हुई थी। कितने? लेकिन इनका पूरा ध्यान ना हाइड्रोजन पर केंद्रित रहा। हाइड्रोजन को कहां रखा? हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित था इनका, बाकी सब पर ध्यान नहीं दिया। अब बताओ, एक जगह ध्यान लगाए तो फिर आसपास तो ध्यान बिखरेगा ही। आया समझ में? देखिए कहीं कहां ले जाओ बात।
हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित था इनका। बात समझ में आई? दूसरे में सब नोट्स में सब लिखा हुआ है कि नोट्स में कैसे लिखा हुआ कि मेंडलीफ एक रूसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरे ने जब तक 53 तत्वों की खोज हुई थी तो बाद में जाकर इनका जो पूरा ध्यान था इनकी आवर्त सारणी हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित था। जब तो प्रूफ हो गए। लेकिन इन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडलीफ के आवर्त नियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक नियम दिया, वही पेपर में, वो कई बार पेपर में आ चुका, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसके। मेंडलीफ का आवर्त नियम, इन्होंने एक नियम दिया, मेंडलीफ ने एक नियम दिया। इन्होंने क्या दिया? एक नियम। जो नोट्स में भेजे जाएगी ना, नोट्स में सारणी भेजी जाएगी, ये सारणी बनानी तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी, पेपर में नहीं बनानी है, कॉपी बनानी नोट्स में। समझ में आई बात? या ठीक, पेपर में तो ये नियम लिखना। इन्होंने मेंडलीफ ने इन्होंने एक नियम दिया, जिसे कहते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ का आवर्त। अब जो मेंडलीफ का आवर्त नियम, इसे भी समझ लो कि मेंडलीफ का आवर्त नियम है क्या भला? मेंडलीफ है जो, इसका आवर्त नियम है क्या? जो नियम दिया ना उसे मेंडलीफ के आवर्त नियम के नाम से जानते। बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये समझना हम, ठीक। इन्होंने क्या कहा, जो तत्व हो ना तत्व, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, यही सुन जाएगी, यही इसका नियम। इसने कहा कि जो मेंडलीफ का, अब मेंडलीफ का आवर्त नियम है क्या? अब ये भी समझ लो, ये नियम है क्या, जानना चाहते हो क्या? नहीं, इन्होंने कहा जो तत्व हो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, पूरा सुनूंगा यहाँ से लेकर वहां तक सारा टोटल, ये सब लिखना पड़ेगा। अगर पाइप पेपर में है ना मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, तो तुम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा है। मेंडलीफ एक रूसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जब तक 53 तत्वों की खोज हुई थी, जब इन्होंने अपना नियम दिया तब तक 53 तत्वों की खोज हो चुकी थी। इनका पूरा ध्यान हाइड्रोजन पर केंद्रित था। मेंडलीफ इन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडलीफ के आवर्त नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार अब ये लिखना है यहाँ से, और सब नोट्स में भी लिखा हुआ। समझ में? इतना लिखोगे ना तो समझ जाएगा, ठीक ठाक नॉलेज, बढ़िया नॉलेज है टॉप की। तत्वों के भौतिक गुण, ध्यान से सुनना, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अच्छा, भौतिक गुण कभी बदलते नहीं, रासायनिक गुण हमेशा बदलते रहते हैं। केमिकल परिवर्तन इंसान में हमेशा होते रहते हैं। तुम्हारे में अंदर जो परिवर्तन हो ना, किसी लड़की का लड़के का मन बदल जा, ऐसे समझ। जब तो गाना बनाया, मन भरिया बदल गया सारा, तो मैंने धक्के दे जाना, ऐसे ये कुछ और था, याद नहीं है। तो वे हो रासायनिक परिवर्तन। अगर किसी इंसान का मन बदल गया ना, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वे हो जो कभी होते नहीं, जो भौतिक गुण में हो जो कभी बदलते ही नहीं। अब तुम, जैसा तुम्हारा कलर ऐसे तो रहेगा, ये थोड़ा ही तुम बड़े होकर रगड़ कैसे ऐसे रहोगे, वे भी जैसा हो ऐसे ही रहूंगा। ये भौतिक गुण, जो नहीं बदलने का ना वो भौतिक गुण, और जो बदल जाएगा वो रासायनिक गुण। तो तत्व के अंदर भी खास बात ऐसी हो, मेरे तत्वों के जो भौतिक गुण हो और रासायनिक गुण हो, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक। उनके परमाणु भार के, उनके किन के तत्वों के परमाणु भार के, उनके परमाणु भार के, पेटे बहुत चेतों के मेरे पे याद रखना, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। अब ये क्या मतलब, ये भी समझेंगे। आवर्ती फलन होते हैं, पेपर में आ रखा पूरा का पूरा मेंडलीफ का आवर्ती नियम। जब पेपर देखोगे ना, उठा के देखोगे, ये तो वही पढ़ा, ये तो समझा था क्लास में यार, इसे तो हम कर ही नहीं पा रहे, ये समस्या खड़ी हो जाएगी वहाँ। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण धर्म, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन, उन्होंने इतना भी लिख दें तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। और ज्यादा नंबर लेने, बढ़िया टॉप के, एक भी नहीं कटवाना, समझ बात, बढ़िया। तो इतना लिखोगे ना, यहाँ से लिखोगे मेंडलीफ एक रूसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जब इन्होंने अपना नियम दिया तब तक 53 तत्वों की खोज हो चुकी थी। इनका पूरा ध्यान हाइड्रोजन पर केंद्रित था, ठीक। इन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडलीफ के आवर्ती नियम के नाम से जानते हैं। तत्वों के भौतिक गुण धर्म व रासायनिक गुण धर्म, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब ये परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये क्या है ये तो मैं थोड़ी देर पर तुम्हें समझाऊंगा, पहले से याद तो कर लो 1 मिनट के लिए, पेपर में तो आ गए, पेपर का काम तो चला ही लो। तो कैसे बता, क्या तत्वों के भौतिक गुण धर्म और रासायनिक गुण परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। मेंडलीफ की पूरी आवर्त सारणी परमाणु भार पर निर्भर थी, और जो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर निर्भर है, ये परमाणु भार पर निर्भर थी। आवर्त सारणी जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर निर्भर थी, आवर्ती फलन होने का ये मतलब उस पर निर्भर थी। सारा काम इसमें परमाणु भार का ही रहा, और उसमें परमाणु क्रमांक पर निर्भर थी, जो इसके बाद पढ़ाने वाला आधुनिक आवर्त सारणी जो आजकल चली रही है। समझ में आया बात? या तो जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था ना, मेंडलीफ के आवर्त, अगर कुछ नहीं बचा तो पेपर में तुम ऐसे भी लिख सको,
मैं इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक गुण धर्म तथा रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के, ठीक, इतना भी लिख सको, ठीक। लेकिन बढ़िया नंबर लेने टॉप का तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत नहीं है तक। ये तुम्हारी नॉलेज देख लगाओ कितना पढ़ा हुआ तुम। उन्होंने पता है 2 ही लाइन यहाँ से पीछे की और कुछ भी याद नहीं है। इतनी बात तो समझ आई? तो यहाँ से लिखोगे बेहतरीन नंबर मिलेगा। इतनी सी बात देखकर ना तुम्हें अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई लिखने का नहीं, सिर्फ इसे तो सभी लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक गुण धर्म रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। थोड़ी सी पीछे से जाकर मेहनत कर दी हमने। ऐसा कि मेंडेलीव कौन थे? मेंडेलीव एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों के आवर्तीकरण में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अपनी भाषा में लिख सको, जब इन्होंने अपना नियम दिया तब तक 53 तत्वों की खोज हो चुकी थी। इनका पूरा ध्यान हाइड्रोजन पर केंद्रित था। इन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडेलीव के नाम से, आवर्त नियम के नाम से जानते हैं। इसके नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक गुण धर्म रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। लिख ले जाओगे? पक्की बात है? चलो मैं थोड़ा सा डेमो ले लेता हूँ, सुन लेता हूँ। भाई जी ने सुनाया, मैं बिना देखो सुना मसाला। चुप हो जाओ, अब बात ना करो। लक्षण क्या देखो, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के लक्षण क्या है? पहली खास बात, इसमें जो खड़ी हुई लाइन थी उसे बोलते थे वर्ग। पहला लक्षण ही हुई है कि जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है ना, उसमें जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, जो सीधी लाइन है, उसे वर्ग कहते हैं। सुनूंगा मैं आलिया कि आपने कहा कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी ना, उसमें खड़ी हुई जो लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उसे वर्ग कहते हैं। अब पड़ी हुई लाइन को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी, आवर्त कहते हैं पड़ी हुई लाइन को। कोई दिक्कत नहीं आता। और इसमें आवर्तों की संख्या 6 है। आवर्तों की संख्या कितनी? 6। पड़ी हुई लाइन कितनी इसमें? ये तो लक्षण है। लक्षण का मतलब क्या हो? हाँ, तो खड़ी लाइन 7, तो चौथा लक्षण ही बन जाएगा। बस 3 लक्षण लिखो, काम चल जाएगा तुम्हारा। खड़ी हुई लाइन को क्या बोल लेंगे? वर्ग। तो उस ऐसे लिखने, इस तरह लिखने, खड़ी हुई लाइन को वर्ग कहते हैं, ऐसा लिखना। इसमें मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वर्ग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, बस समझ यही बात है। दूसरे नंबर पर जो क्षैतिज रेखाएं होंगी, क्षैतिज रेखाएं, उसे आवर्त कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्तों की संख्या कितनी? 6। 3 लक्षण होंगे। 3 लक्षण नोट्स में भी इतने लिखे हुए। अब सवाल है इसमें कमी क्या है? मेन चीज है कमी, कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कमी क्या थी? कमी को बोलते हैं सीमाएं, दोष। ये तीनों पॉइंट याद हो गए। जो पड़ी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन होगी उसे तो बोल लेंगे वर्ग, और जो पड़ी हुई लाइन होगी आवर्त। आवर्तों की संख्या कितनी? 6। खेल खत्म। अब सीमाएं इसकी, जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है ना, उसकी सीमाएं क्या क्या है? पहले नंबर पर क्या सीमा उसकी? दोष क्या है उसके अंदर? तक जानना चाहते हो उसके अंदर से क्या क्या दोष है? तो मैंने सारे नोट्स में लिखवा रखे, एक कुछ भी नहीं छोड़वा रखा है। पहले नंबर पर इसमें ना हाइड्रोजन का स्थानीय निश्चित नहीं है था। हाइड्रोजन पर पूरा ध्यान केंद्रित था, लेकिन हाइड्रोजन को अपना निश्चित स्थान दे पाया। वो धातुओं में काउंट हो रहा है, धातुओं में काउंट हो रहा है। तो नंबर पहला इसका दोष, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, अनिश्चित था। हाइड्रोजन ही सही जगह नहीं रख पाया। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। बस इतना लिखना। दूसरे नंबर पर जाओ, तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं आता। ये इस आवर्त सारणी की, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी कमी थी। पहली कमी पता लग चुकी इसकी। दूसरी कमी समझो इसकी। दूसरा, इसमें ना समस्थानिक का स्थान नहीं आता। इसमें समस्थानिक क्या हो? टाइम दो, सब पता लग जाएगा। समस्थानिक तत्व भी हो। समस्थानिक को का स्थान नहीं था। स्थान, अब तुम्हें समस्थानिक समझाता हूं क्या हो। नहीं था, ये सबसे बड़ी कमी इसकी। अब समस्थानिक समझ लो क्या हो। जैसे लिखा हुआ 1H2, इसका नाम तो हाइड्रोजन हो। 1H3, 1H1, इसका नाम हो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। इन्हें बोले समस्थानिक। उसमें आता नहीं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में इनका कोई स्थान नहीं आता। समस्थानिकों का, जब समस्थानिकों का स्थान नहीं आता, कमी तो होगी। या ऐसे ऐसे तत्वों को उनके लिए इसकी सारणी में कोई जगह नहीं आती है। तो ये भी तत्व प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, इन्हें समस्थानिक बोलते हैं। जब इनका कोई स्थान नहीं आता, इसका मतलब कमी तो है उसके भीतर। या एक प्रकार की कमी कि इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान नहीं आता। समस्थानिक क्या हो? 1H2, 1H2, 1H1, 1H2, 1H3। बस इतना ही लिखना तुम कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अंदर सबसे बड़ी कमी आई थी। एक तो उसके अंदर हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं आता, अनिश्चित था। दूसरे नंबर पर उसमें समस्थानिकों का स्थान नहीं आता। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कितनी कमियां होगी? ठीक।
बाद में जाकर पता चला कि नए तत्वों की खोज भी होगी। जब नए तत्वों की खोज होगी, इसमें तो 60 तत्वों का स्थान था कुल। जब नए तत्वों की खोज होगी तो तब भी सारणी, तो बाद में नए तत्वों की खोज हुई तो फिर फ्लोप हो गया, अमान्य हो गया। ऐसा तीसरे नंबर पर नए तत्वों की खोज हुई। कौन से तत्वों की? नए तत्वों की खोज हुई। जब नए तत्वों की खोज होगी तो फिर फ्लोप नहीं हो जाएगी, खोज हुई तो अमान्य होगी, यह अमान्य हो गई। यह क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी अमान्य हो गई, अमान्य। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? मेंडलीव के बारे में तो सब कुछ पढ़ा दिया। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, मेंडलीव के आवर्त नियम के लक्षण क्या थे, मेंडलीव के आवर्त नियम के जो मेंडलीव का आवर्त नियम था, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसकी सीमाएं क्या थी, समझेंगे? कुछ भी पेपर में हो सकता है मेंडलीव के आवर्त नियम की सीमाएं पूछ ले, हो सकता है मेंडलीव का आवर्त नियम पूछ ले, हो सकता है पेपर में मेंडलीव के आवर्त नियम के लक्षण पूछ ले, मेंडलीव की जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके लक्षण पूछ ले। आवर्त नियम अलग, मेंडलीव की आवर्त सारणी अलग, ठीक। आवर्त सारणी के अंदर जिस प्रकार तत्वों को रखा गया उस नियम के आधार पर रखा गया तत्वों को, ठीक है। कुछ भी पूछ सके, मतलब सब पढ़ा जाए। ये लक्षण नोट कर लो, इतना से नोट करना शॉर्टकट, इसे शॉर्टकट में नोट कर लो, क्योंकि फिर कॉपी में इस तरह करना जिस तरह मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगा ग्रुप में। सुन लो ध्यान से, इसमें क्या होगा, वो जो पिछले वाली सारणी थी ना मेंडलीव की आवर्त सारणी, आजकल यही चल रही, इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। वर्तमान समय में यही चल रही आधुनिक आवर्त सारणी। या ना सन 1913 ईस्वी में ना वैज्ञानिक मोजले के द्वारा बनाई गई थी, वैज्ञानिक मोजले के द्वारा। तो ऐसे सारणी मंडनी, उसमें यो नियम यूज हो रहा है, उसमें ये नियम यूज हो रहा है। पेपर में पूछा आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसे समझाइए। तो सन 1913 ईस्वी में वैज्ञानिक मोजले ने क्या बताया, ऐसे लिखना कॉपी में, क्या बताया देखो। सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में वैज्ञानिक मोजले ने, वैज्ञानिक मोजले, मोजले भोसले नहीं है, मोजले, मोजले ने यह बताया कि तत्वों के भौतिक गुण धर्म, भौतिक गुण धर्म, धर्म सही है क्या? तत्व भौतिक गुण धर्म तथा रासायनिक गुण धर्म, रासायनिक गुण धर्म, उनके परमाणु क्रमांक क्या प्रतिफलन होते हैं। पिछले वाले में परमाणु भार था या परमाणु भार, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। फलन और जो आधुनिक आवर्त सारणी देने ना, इसके बारे में थोड़ा तमीज से समझ लो। इसमें ना 120 तत्वों का स्थान है, ठीक। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी सुन लो, जो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक जो आधुनिक आवर्त नियम जो मैंने ऊपर बताया, आधुनिक इस नियम के अनुसार यह सारणी बनाई गई, आधुनिक आवर्त सारणी। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसमें ना 120 तत्वों का स्थान है। और आज तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? 118। कितने तत्वों का स्थान बचा हुआ? दो बॉक्स खाली पड़े हुए। और जिन्होंने दो बना दिया सारणी फ्लॉप कर देगा। और अगला नोबेल पुरस्कार उसका, नोबेल पुरस्कार में 10 करोड़ की राशि मिले। तू बेटे अपने घर वालों का दुनिया का पागल बना सके, तो तू तेरे बस का है बनाने। तो आधुनिक आवर्त सारणी ना, इसमें 120 तत्वों का स्थान है। चुप, अब मेरी बात सुन लेना गौर से। मैंने इसके बाद नोट्स में पर्सन लिखवा रखे हैं, पर्सन कैसे कैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ सारे, ठीक है नहीं? कैसे कैसे जो नोट्स भेजूंगा मैं तुम्हें एक बार, यहाँ तक चैप्टर खत्म होगा। या सारणी भी कल को चेक करूंगा सारा नोट्स, रुक जा पहले समझ लो। यहाँ तक देखो, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने 1983 में 120 तत्वों के लिए एक टेबल बनाई, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। यही आधुनिक आवर्त सारणी। 11वीं में पूरी 12वीं मुलाकात होगी इसकी, पूरी 11वीं पूरी 12वीं मुलाकात हो रही। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यह सारणी पूरी बनानी, तुम कल को सब चेक होगा, कुछ नहीं छोड़ने का। हाँ, फिर कॉपी में पूरा चैप्टर फिर कॉपी में चाहिए। काम ही है, काम ही यही है। सुन लो पर्सन, देखो पेपर वाले जो पेपर पर्सन आए हुए ना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखना तुम इसका उत्तर लिख सकते नहीं सकते। इसमें लिखा हुआ पेपर में क्या प्रश्न पूछा, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं लिखी है। पढ़ाई नहीं मैंने न्यूलैंड के अष्टक नियम, तो यहाँ सीमाएं में उत्तर में भी लिखवा रखी है।
समझ ये बात। दूसरे नंबर पर मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार पर नहीं चल सकते, तो बस परमाणु भार अपनाया, बस आंसर परमाणु भार लिखना था। आज अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नियम होगा? परमाणु क्रमांक। ये बात याद रखनी थी, समझ में ये बात है। अगला प्रश्न ये है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी में इसका आवर्त समूह बताइए। आवर्त तो तीसरा और समूह 17, आवर्त तीसरा समूह 17। पहले देखेंगे आज समूह 17 और आवर्त तीसरा, तो तीसरा वर्त 1 2 और 3, ये तीसरा वर्त और समूह 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 पे हो। इसका मतलब क्लोरीन के बारे में पूछ रहा हूँ, इसलिए सारणी बनानी जरूरी है। पता कितना कहता सवाल पूछा उसने नुकरा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में ये पूछ रहा है तीसरा तो आवर्त और 17वां वर्ग, उसमें कौन सा तत्व रखा हुआ? अब देखो मैं यहाँ तीसरा वर्ग पे चला गया मैं, और 17वां वर्ग ये हो तो क्लोरीन रखा हुआ, आंसर क्लोरीन था, ये लिखा रखा है क्लोरीन। समूह 17 पर, अरे समूह का मतलब वर्ग भी है, वर्ग कह दो या समूह कह दो, आया समझ में। आवर्त कौन सा था? तीसरा, और है कौन सा था? क्लोरीन। समझ में ये बात है, तो क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। अब अगला सवाल क्या पूछा सुनो, ये सब नोट्स में लिखा हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी, हमने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी 60 वाली थी, वह दोनों में अंतर पूछ रहा है, मैंने लिखा भी रखा है, पेपर में कई बार आ चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पर निर्भर करे, वह परमाणु भार पर निर्भर करे, पहला अंतर यही है। आज समझ में, इसमें आवर्तों की संख्या कितनी, उसमें आवर्तों की संख्या कितनी? 6। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 7 आवर्त, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें कितने थे? 6, तो 2 अंतर तो यही होंगे। समझ एक बात है। पहला अंतर क्या है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी वो परमाणु भार पर निर्भर रहती, ये परमाणु क्रमांक पर निर्भर करे, उसमें 6 आवर्त थे, इसमें 7 आवर्त, 2 अंतर नहीं हो गए। तो सबके उत्तर लिखवा रखे, अब पढ़ते ही समझ में आएंगे तुरंत, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल, पूरा चैप्टर सुनो कल को, तो ही पूरा चैप्टर सुना, मेंडलीव का आवर्त नियम सुना, सारणी क्या है, सारे प्रश्न, सब प्रश्न को उत्तर बता। तीसरा अंतर मैंने लिखवा रखा, देखो इसमें ना वर्गों की संख्या 18, जो इसमें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18, उसमें कितने वर्ग थे? उसमें कितने? 7 वर्ग थे, उसमें 7 वर्ग थे, इसमें कितने? 18, उसमें 8 वर्ग थे, इसमें कितने? इसमें 18। आधुनिक आवर्त सारणी में तो अंत लिख रखा, तो रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों का नाम बताइए। प्रथम, जो आधुनिक आवर्त सारणी इसमें पूछ रहा है प्रथम आवर्त में कौन कौन से तत्व? एक तो हाइड्रोजन, एक है हीलियम। कितना आसान सवाल पूछा है, इसलिए इसका मतलब सारणी बनानी पड़ेगी, काम चलने का नहीं। समझ में आई बात? या अगला सवाल दिखाता हूं तुम्हें, पेपर में पूछे, सब पेपर में सवाल पूछे हैं। अगला सवाल देखो कितना महत्वपूर्ण, क्या सवाल पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें जो दूसरे आवर्त में तत्व लिखे हुए उसका नाम लिखने ना, या तुम्हारे याद हो जाना चाहिए, जो पर्सन मैंने लिखा रखे नहीं आने के नहीं फालतू। तो इसमें देखो कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, वो याद करवाना चाह रहा हूं तुम्हारे, याद कर लो सारणी को। और मैंने जो तुम्हें पर्सन लिखा रखे ना कॉपी में, इन्हें मत ही आगा, इस तो भारी नहीं आने का पर्सन, सारे के सारे सारणी पूछने का हो, जो पर्सन पूछ रखे उसने। अगला सवाल देखो क्या है, अगले सवाल क्या पूछ रहा है, यूं कह रहा है 2 तत्वों के नाम बताइए जिनके भारी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, दूसरी में 5 हो। एक फास्फोरस भी ऐसा ही हो, 15वें नंबर पर हो 2 8 और 5। तो जो मैंने लिखवा रखे है ना यही है, तो 2 तत्वों के नाम, एक तो नाइट्रोजन होगा, एक होगा फास्फोरस। पेपर में भी सेम सवाल आगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके इसकी बाहर वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आया बात? या इसके सारे इस तरह करके छोटे क्वेश्चन, एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन सारे पढ़ने, जो नहीं समझ में आगा तो कल को मैं बोर्ड पर बताऊंगा। एक भी पर्सन रट्टा नहीं मारना, और कल को पूरा चैप्टर सुनूंगा मैं, पूरा चैप्टर, समझ गए? कल का काम यही है, घर बैठ कर रट्टा मारना पूरा का पूरा चैप्टर, सबसे पहला काम यही है। नहीं तो इसके चक्कर फिर कॉपी में करना, सीधा जाते फिर कॉपी में। समझ नहीं बात? ये चैप्टर हुआ समाप्त। कल को बायोलॉजी का मानव डाइजेशन सिस्टम पढ़ाया जाएगा कि मनुष्य जब खाना खाता है ना, कल को बायोलॉजी का पहला चैप्टर चलेगा, मनुष्य जब खाना खाता तो खाना कैसे कैसे कहाँ तो गुजरता है। समझ नहीं बात? या कैसे कैसे धीरे धीरे हम कैसे जीवित रहते हैं, पूरा डाइजेशन सिस्टम तुम्हें समझ में आएगा सारा, पाचन तंत्र पूरा। पेपर में 5 नंबर का हो, पाचन तंत्र मानो उसका, नोट कर लो सर। चलो मैं काम भेज रहा हूँ।